हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप जुडिशरी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर अपन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ डबल जियोपार्डी। राइट, अपन डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट सीआरपीसी के सेक्शन 300 के अंदर देखते हैं और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अपन इस पर्टिकुलर प्रोविजन को अपन देखते हैं। राइट, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में अपन समझेंगे कि डबल जियोपार्डी का क्या मतलब रहता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबल जियोपार्डी और इसका क्या रिलेशन है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के साथ में। इन दोनों ही बिंदुओं को आज अपन कोशिश करेंगे समझने की और इसके अंदर देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और कौन ज़्यादा यहाँ पर वाइडर रोल प्ले करता है। राइट, अब इसको स्टार्ट करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जब भी अपन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर ये एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन को एक बार दंडित कर दिया गया है, उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, तो उसका वापस सेम ऑफेंस के बेसिस पर कन्विक्शन नहीं किया जाता। राइट, अपन भी जैसे देखते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को एक बार कन्विक्ट कर दिया है या फिर उसको एक्विट भी कर दिया है तो सीआरपीसी का सेक्शन 300 ये बात करता है कि उसी पर्सन को सेम फैक्ट्स के ऊपर सेम ऑफेंस के ऊपर वापस कन्विक्शन नहीं किया जाएगा। राइट, ये एक मैंडेट है जो एक सभी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर फॉलो किया जाता है। अब इसके अपन आगे देखते हैं कि इसका बेसिक मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबल जियोपार्डी। तो इट प्रोटेक्ट्स एन अक्यूज्ड और डिफेंडेंट फ्रॉम बीइंग ट्राइड अगेन, उसका ट्रायल वापस नहीं किया जाता। ये सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमको पता होना चाहिए। फॉर दी सेम एक्यूजेशन एंड फैक्ट्स, मतलब सेम एक्यूजेशन और सेम फैक्ट्स के ऊपर वापस वहाँ पर उसका ट्रायल नहीं किया जाता आफ्टर अ लॉफुल एक्विटल और कन्विक्शन। लॉफुल का क्या मतलब है कि जिस भी कोर्ट ने वहाँ पर उसको एक्विटल दिया है या उसको सज़ा दी है, कन्विक्शन दिया है, वो कोर्ट लॉफुल होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, उसने मेरिट्स के आधार पर वहाँ पर ये निर्णय लिया होना चाहिए। दूसरा, सेक्शन 300 सीआरपीसी ज़्यादा वाइडर है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में। इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे ज़्यादा वाइडर है इसका, लेकिन मैं आपको एक बिंदु यहाँ बता देता हूँ। वाइडर इसलिए होता है क्योंकि सेक्शन 300 सीआरपीसी के अंदर कन्विक्शन भी आता है और एक्विटल भी शामिल रहता है, लेकिन जब अपन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो वो सिर्फ कन्विक्शन की बात करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी पर्सन को एक बार कन्विक्ट कर लिया है तो उसका प्रोसिक्यूशन वापस से नहीं किया जाएगा, ये बात करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ संविधान। राइट, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है अपन इसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है कि 5th अमेंडमेंट जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है एक्विटल और कन्विक्शन, वहाँ पर दोनों ही चीज़ें कवर कर रखी है, लेकिन हमारे संविधान के अंदर सिर्फ कन्विक्शन वाला पॉइंट बता रखा है। फिर दूसरा पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ए रिपब्लिक उड सिट फिनिश लिटम। इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिपब्लिक के देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। हमेशा ये एक राज्य का, हम बोल सकते हैं, ड्यूटी रहती है कि जो भी लिटिगेशंस चल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो एंड देयर शुड नॉट बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। एक ही बात अलग अलग न्यायालयों के अंदर चलता रहेगा तो फिर कभी भी फाइनलिटी जजमेंट्स की कभी आ ही नहीं पाएगी। तो ये इस बेसिक मोटिव के ऊपर हम ये यहाँ पर डॉक्ट्रिन को पढ़ते हैं। राइट, अब अपन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने से पहले हम थोड़ा इसका एक आउटलाइन देखते हैं कि डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट जब अपन पढ़ेंगे आगे, अलग अलग क्लॉजेस पढ़ेंगे, तो उससे पहले अपन को बेसिक मतलब पता होना चाहिए कि चार्ज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ज। अब चार्ज का ये मतलब होता है कि चार्ज का जो कंसेप्ट अपन सीआरपीसी के अंदर देखते हैं सेक्शन 211 सेलेक्शन से लेकर सेक्शन 224 सीआरपीसी तक, तो वहाँ पर चार्ज का बेसिकली मतलब ये बता रखा है कि जब भी कोई भी एक्यूजेशन लगाया जाता है अक्यूज्ड के खिलाफ में, तो उसको पता चले कि भाई उसके ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं, ताकि जब वो ट्रायल में अपना डिफेंस लेगा तो वो अच्छे से उन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर सके कि साहब मैंने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट नहीं किया या फिर मैं इसमें अपना डिफेंस लेना चाहता हूँ। तो ये चार्ज का जो कंसेप्ट है ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड होता है कि सभी पर्सन्स के पास में राइट होता है ये जानने का कि उनको कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर वहाँ पर चार्ज लगाया जा रहा है या क्या क्या एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। राइट, ये सारे पॉइंट्स जानने का अक्यूज्ड को राइट होता है, ये इसलिए नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड रहता है। राइट, अब इसके अंदर आगे अपन देखते हैं सेक्शन 220 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी और सेक्शन 221
सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। तो सेक्शन 221 सीआरपीसी ये बात करता है कि अक्यूज्ड ने कमिट किया है सेवरल ऑफेंसेस एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, राइट। इसका क्या मतलब है कि लेट से अक्यूज ने कमिट किया है थेफ्ट, उसने चोरी का अपराध किया है और उसने चोरी के साथ साथ में वहाँ पर किसी को मारा भी है, वहाँ पर उसने किसी का हथियार भी अपने पास में रखे हैं ताकि अगर कोई पर्सन उसके ऊपर अटैक करता है तो वो वहाँ पर अपने डिफेंस या अपने सेल्फ डिफेंस में उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सके। तो सेक्शन 220 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी की बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन अनेक या सेवरल ऑफेंसेस कमिट करता है सेम ट्रांजैक्शंस के अंदर तो उसका जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है। जॉइंट ट्रायल यहाँ पर अलाउड रहता है, मतलब वहाँ पर कोर्ट उन सारे अपराधों को एक ही विचारण में उसको तय कर सकती है। ये बात करता है सेक्शन 220 का सब सेक्शन 1। सिंगल ट्रायल कैन बी डन। अब सेक्शन 221 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी की क्या बात करता है कि इसमें क्या होता है, कई बार कि कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट चार्जेस क्या क्या होने चाहिए, या फिर कोर्ट को डाउट होता है कि यहाँ पर अपराधी ने कौन कौन से ऑफेंस किए होंगे। तो 221 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी डाउटफुल चार्जेस फैक्ट्स आर विच क्रिएट्स विच ऑफेंस टू बी ट्राइड, मतलब यहाँ पर डाउट है कि कौन कौन से अपराध यहाँ पर अक्यूज ने किए हैं। उन सारे केसेस के अंदर वहाँ पर कोर्ट एम्पावर्ड रहती है कि वो उन सभी चार्जेस को उसके अंदर मेंशन कर दे, मतलब जब भी वो ट्रायल लास्ट में करेगी तो वो वहाँ पर उन सारे ऑफेंसेस को मेंशन कर सकती है। यहाँ पर ये शक्ति दी गई है कोर्ट्स को। एंड इट कैन चार्ज द अक्यूज विथ ऑल द ऑफेंसेस, उन सारे ऑफेंसेस के साथ में उसका ट्रायल भी कर सकती है, राइट। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, जब इसको अपन जब आगे देखेंगे सेक्शन 300 को जब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो इसमें अपन देखते हैं कि सेक्शन 300 सीआरपीसी कब पिक्चर में आता है। अब मान लो यहाँ पर जेएमएफसी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उन्होंने कन्विक्ट कर दिया अक्यूज को थेफ्ट के लिए और ये जजमेंट जो है फुल फोर्स के अंदर है। फुल फोर्स का क्या मतलब है कि ये फाइनल है, अब इसकी ना अपील पेंडिंग है, ना किसी ने अपील की है, या फिर अगर अपील का कोई टाइम था तो वो एक्सपायर हो चुका है, लैप्स हो चुका है, तो और ना पर्टिकुलर इस जजमेंट को ओवर रूल किया गया है। मतलब ये सारी चीज़ें कहीं भी अप्लाई नहीं होती। तो इसके बेसिस पर हम ये समझ सकते हैं कि सेक्शन 300 का बार यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या है कि उसी अपराधी को सेम फैक्ट्स के ऊपर वापस ट्रायल नहीं किया जाएगा। ये जनरल कंसेप्ट है डबल जियोपार्डी का। और एक और मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, ऑट्रोफाई एक्विट एंड ऑट्रोफाई कन्विक्ट, मतलब सेक्शन 300 सीआरपीसी एक्विटल और कन्विक्शन दोनों के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है, ठीक है। अप्लाइज ऑन बोथ एक्विटल एंड कन्विक्शन। अब सेक्शन 300 सब सेक्शन 2 को भी हमको समझना जरूरी है कि सेक्शन 300 का सब सेक्शन 2 किस बारे में बात करता है। अब ये आप यूं समझें कि ये इस बारे में बात करता है कि जब भी अगर कोर्ट को लगता है कि पर्टिकुलर अपराधी ने या अक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, लेट्स से अभी हम एग्जांपल देख रहे थे जेएमएफसी वाला कि जेएमएफसी ने यहाँ पर अक्यूज को कन्विक्ट किया है, अक्यूज को कन्विक्ट किया है थेफ्ट के लिए, अक्यूज को यहाँ पर कन्विक्ट किया गया थेफ्ट के लिए, चोरी के लिए उसको यहाँ पर सजा दी गई है, राइट। तो यहाँ पर उसको चोरी की सजा दी गई है और इसके अंदर यहाँ पर हमको ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर और भी उसने अपराध किए हैं। लेट से उसने यहाँ पर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट भी किया है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट भी किया है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट भी किया है। अब यहाँ पर सेवरल ऑफेंसेस कमिट किए गए सेम ही ट्रांजैक्शन के अंदर। तो सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि अगर सेम ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट है, जो कि अपन सेक्शन 220 के सब सेक्शन 1 में देखते हैं, सेक्शन 220 के सब सेक्शन 1 में जो अभी अपन ने देखा था, तो वहाँ पर ये बिंदु एक्चुअली बता रखा है कि क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वाले पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर कोर्ट को ऐसा भी कुछ डाउट नहीं है कि डाउटफुल चार्जेस क्रिएट किए गए हो, तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सब सेक्शन 2 ये अलाउ करता है कि कोर्ट इन सारे मामलों के अंदर, खास करके ये वाला पॉइंट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वाला पॉइंट के अंदर, यहाँ पर कोर्ट विथ द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, विथ द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, विथ द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर इसका वापस से इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसका ट्रायल कंटिन्यू कर सकती है। ये इसके अंदर एक्सेप्शन है, ये अपवाद है सेक्शन 3
100 के सब सेक्शन 1 का, ये एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है, ये एक्सेप्शन की तरह यहाँ पर काम करता है। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे अपन जब देखते हैं सब सेक्शन 3 वाला पॉइंट, सेक्शन 300 का सब सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कन्विक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो सब सेक्शन 3 वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ कन्विक्शन की बात करता है। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं कि एक ए पर्सन था, इसने बी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, गौर उपहति इसने उसकी कॉज कर दी, उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया, उसने कोई ऐसा ऑफेंस यहाँ पर कमिट कर दिया। अब इस पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने बी को कन्विक्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट पे को कन्विक्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट के पॉइंट के ऊपर ग्रीवियस हर्ट के लिए उसको कन्विक्ट कर दिया। अब बाद में क्या होता है, सब्सिक्वेंटली इस बी पर्सन की डेथ हो जाती है, इस बी पर्सन की डेथ हो जाती है उस ग्रीवियस हर्ट से। तो सब सेक्शन 3 यहाँ पर ये कहता है कि अगर सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा ऑफेंस हो जाता है जो ये वाली कोर्ट एम्पावर्ड नहीं थी उसका ट्रायल करने के लिए, तो सब सेक्शन 3 के हिसाब से यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ये कोई दूसरा एक्ट क्रिएट हो गया है, दूसरा एक फर्दर ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, राइट, तो इन सारे केसेस के अंदर भी वापस ट्रायल किया जा सकता है। ये बात करता है सब सेक्शन 3। ऑल्दो फैक्ट सेम थे, लेकिन सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा एक्ट हो गया जिसकी वजह से ये वाली कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी इस वाले चीज़ को ट्राई करने के लिए, इसलिए वापस भी यहाँ पर ट्रायल हो सकता है। ये बात करता है सब सेक्शन 3, क्योंकि ये सिर्फ कन्विक्शन की बात करता है। अब इसमें अपन आगे देखते हैं सेक्शन 300 का सब सेक्शन 4, इनकम्पिटेंट कोर्ट ट्राइज द केस। अगर मान लो JMSC कोई ऐसे अपराध का ट्रायल करती है जो इनकम्पिटेंट थी, तो बाद में जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो उन्हीं सेम फैक्ट्स के ऊपर, उन्हीं सेम ऑफेंस के लिए उस अक्यूज का वापस से विचारण कर सकती है। ये बात करता है सब सेक्शन 4। इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। अब इसके अंदर आगे बात करता है सेक्शन 300 का सब सेक्शन 5, डिस्चार्जेस द अक्यूज अंडर सेक्शन 258 नॉट टू बी ट्राइड अगेन। अगर किसी भी अक्यूज को धारा 258 के अंदर डिस्चार्ज कर दिया, उसको समन्स ट्रायल वाले मामलों के अंदर होता है, तो जनरल रूल ये कहता है कि उसका वापस से विचारण नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 5 ये बात करता है। लेकिन जिस कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज पे रिलीज़ किया था उसकी कंसेंट से वापस से वहाँ पर उसका ट्रायल कंटिन्यू किया जा सकता है। तो हमको ये समझ आ रहा है कि ये सारे इसके अपवाद है, राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट और डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज इज़ नॉट एक्विटल। अगर कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाता है, जब हम सेक्शन 203 पढ़ते हैं CRPC का, तो वहाँ पर कंप्लेंट को डिसमिस किया जाता है, या फिर अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, अक्यूज का अपना डिस्चार्ज देगा, ये वाला डिस्चार्ज नहीं है, यहाँ पर जो डिस्चार्ज बता रखा है वो ये वाला नहीं है, दूसरा किसी टाइप का डिस्चार्ज हो सकता है। अलग अलग ट्रायल में हम देखते हैं कि अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि देयर आर नो सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड फर्दर, देन कोर्ट कैन डिस्चार्ज द अक्यूज इन दैट पर्टिकुलर केस। तो एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि अगर कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाता है या अक्यूज को डिस्चार्ज कर देते हैं तो वो एक्विटल नहीं माना जाएगा, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्विटल। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर सेक्शन 300 का बार अप्लाई नहीं होगा, राइट। अब इसी की फर्दरेंस में अपन देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 किस बारे में बात करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 भी इससे रिलेटेड है, डबल जियोपार्डी के कंसेप्ट से रिलेटेड है। वो किस मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, नेमो डेबिट बिस वेक्सरी, राइट, कि अगर किसी भी पर्सन को एक बार प्रोसिक्यूटर पनिश कर दिया गया है तो उसको सेम फैक्ट्स के ऊपर वापस वहाँ पर कन्विक्शन नहीं हो सकता। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का जो स्कोप है इट इज़ ओनली विथ रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन। ये थोड़ा हम बोल सकते हैं थोड़ा नैरो है विथ रेस्पेक्ट टू सेक्शन 300, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू सेक्शन 300 इसका स्कोप थोड़ा सा नैरो है क्योंकि ये सिर्फ कन्विक्शन की बात करता है। नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, ये बात करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2। अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए कि एक तो सेम ऑफेंस होना चाहिए, सेम ऑफेंस या सेम फैक्ट्स, उस पर्सन को पहले वाले केस के अंदर प्रोसिक्यूट
और पनिश होना चाहिए, मतलब कन्विक्शन हो जाना चाहिए, तो उसके बाद में उस अक्यूज्ड पर्सन का ये फंडामेंटल, ये मौलिक अधिकार है उसका कि उसका उसी तथ्यों के ऊपर वापस से विचारण नहीं किया जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो ये पॉइंट सिर्फ कन्विक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 300 और आर्टिकल सब क्लॉज 2। अब इसके अंदर एक और हम केस देख रहे हैं कि क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इज इंक्लूडेड इन प्रोसिक्यूशन। क्या अगर किसी भी पर्सन के विरुद्ध कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती है या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाती है, क्या वो भी प्रोसिक्यूशन माना जाएगा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी एक केस आ रखा है वेंकट रमन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, जहाँ पर ऑनरेबल न्यायालय ने ये बोला कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है, इसको हम प्रोसिक्यूशन नहीं बोल सकते, और इन सारे मामलों के अंदर आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा। राइट तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जो हमको पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डबल जियो पार्टी, विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 20 का क्लॉज 2, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट देता है सभी अक्यूज्ड पर्सन्स को। तो आई होप आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ फॉलो आवर चैनल लॉ प्रेप जुडिशरी। थैंक यू।